स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग जैसा कि आप देखें कि SSC GD का मैथ का प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो आज हम लोग मैथ का फिर से एक सेट लेकर आए हैं भाई, तो इसको देखें, अभ्यास करें। उम्मीद है पिछला सेट आप देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या बोला आपका, देखिए प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है 10,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष में, है ना, 12,100 रुपए हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल यानी मूलधन। हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट है 12,100 रुपया, और टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बच्चे, सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते कैसे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन बटा मूलधन। या मैंने आपको एक तरीका बताया है कि सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, अगर समय 2 साल दिया है तो स्क्वायर रूट लगाइए और पहले लिख दीजिए अपना प्रिंसिपल जो दिया हो अनुपात, और फिर लिख दीजिए अमाउंट जो दिया हो 12,100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 और 121 का वर्गमूल 11। यानी कि अगर 10 पे 11 हो जाता है यानी वृद्धि कितना हुआ 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चे, 1/10 इंटू 100 यानी कितना परसेंट। तो इस प्रश्न में अभी तक जो आपका इंटरेस्ट लगा है वो 10% लगा है। 10% की दर से 2 वर्ष में 10,000 रुपए की राशि 12,100 हो जाती है। अब बोला कि प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% होगा, और टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, टाइम हमारा 2 वर्ष होगा। तो बताइए, नहीं टाइम हमारा जो है वो यहां पर दिया है आपका कितना 4 वर्ष, ठीक है। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम दिया है 4 वर्ष। तो बोला 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। अमाउंट पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा, अमाउंट। तो सीधा हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 गुना दर 10% है, तो हमेशा तो ये बढ़ेगा ना, कंपाउंड में तो ये बढ़ते ही हैं, और इसी टर्म को हम 4 बार लिख देंगे, ठीक है। इसी टर्म को हम 4 बार यूज करेंगे, 4 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो आपका, और फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 11 गुना 11 गुना 11 गुना 11 यानी 11 गुना 11 गुना 11 क्या हो जाएगा, देखिए 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 1331 हो जाएगा। 11 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 4 6 1, यानी कि हमारी जो राशि हो जाएगी 14,641 हो जाएगी। आंसर बनेगा बी। तो बच्चे ये आपका पहला जो SSC GD में पूछा गया प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, और हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को आप देखें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है चैप्टर वाइज भी हम SD यादव का आपका कराते रहेंगे, तो आप उससे भी आप चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, एक डीलर चलिए बोला एक डीलर एक एयर कंडीशन का अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है, तो इसके विक्रय मूल्य की गणना करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य क्या होता है, देखो बच्चे, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस प्रतिशत छूट, ठीक है, और बटा में क्या होगा 100। आगे जितना भी छूट दिया हो तो इसी को लिखते चलेंगे। तो हमें तो निकालना है विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 1,20,000 है, और 12% छोड़ दिया तो क्या होगा 88/100। काट देंगे और गुणा करेंगे, 12 8 96
12 अठे 96 और 9 क्या हो जाएगा 105 और 2 जीरो लगा देंगे हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 105600, है ना, 105600, 1,56,100 रुपए आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, और ये तीसरा प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसमें बोला क्या कि मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और इस सामान की जो लोएस्ट प्राइस है, सबसे न्यूनतम जो कीमत खरीद रहे हैं 200 में, और मैक्सिमम खरीद रहे हैं कितना में 350 रुपए में, है ना। पुस्तकों को 300 रुपए से 450 रुपए पर बेचा गया, तो 200 और 350 के बीच में एक आया 300, और कितना में, देखिए इसको बेचा गया कितना में 300 और 450 तक इसको बेचा गया। तो बच्चे ये आपका सीपी वाला है और ये आपका एसपी का कंडीशन है। मतलब क्या इसका, तो कह रहा है तो 8 पुस्तकों को बेचने पर, क्या बोला, बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। तो देखिए अधिकतम संभावित लाभ कब होगा, लाभ जब हम किसी चीज को कम कीमत में खरीदेंगे, एकदम कम कीमत में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू में उसको हम बेचेंगे, ज्यादा दाम में बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए कि अगर आप 8 पुस्तक अगर आप खरीदते हैं, ये आपका एसपी का टर्न है। अगर हम 8 पुस्तक खरीदते 200 के हिसाब से अगर हम खरीदते तो हमारे होते कितने 1600 रुपए, ठीक, और मैक्सिमम प्राइस में इसको बेचते, 8 पुस्तक को 450 रुपए बेचते तो विक्रय मूल्य होता कितना 0, 8 पचे 40, 800 का 32, 0 8 पचे 40, 800 का 32 और 4 क्या होता 36। यानी अगर हम देखें तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो हमें कितना लाभ होता बच्चे, तो हमें 2000 रुपए क्या होता, हमें लाभ होता। कब, जब मिनिमम प्राइस में खरीदेंगे और मैक्सिमम प्राइस बेचेंगे तो 2000 रुपए हमें प्रॉफिट होगा। आंसर बनेगा ए। तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको समझ बनानी है। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो बिल्कुल करेक्ट, नहीं तो गलत होना तय है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बोला मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिश्रण। देखिए मिश्रण का प्रश्न है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मिट्टी तेल और पेट्रोल से बना कोई मिश्रण है, तेल का मिश्रण है। जैसे मान लीजिए कि यह एक बर्तन है और इसमें मिट्टी तेल भी है, मिट्टी तेल भी है और इसमें पेट्रोल भी है, दोनों है इसमें, मिट्टी तेल और पेट्रोल है, और इसमें कुल मिलाकर कितना है बच्चे, तो 65 लीटर है। तो मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात, देखिए क्या बोला, हम यहाँ पर मिट्टी का तेल ले लेते हैं M और पेट्रोल को ले लेते हैं P। तो मिट्टी के तेल और पेट्रोल का अनुपात क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। कह रहे हैं कि इस अनुपात को 4:5 करने के लिए, तो इस अनुपात को अगर हम 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए। तो आप आराम से देखें, कितने लीटर पेट्रोल, बढ़ाना क्या है पेट्रोल, मिलाना क्या है पेट्रोल, लेकिन मिट्टी तेल में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए मिट्टी का तेल क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट करने के लिए इसमें ऊपर वाले रेशियो में 4 से गुना और नीचे की रेशियो में 3 से गुना करेंगे। लाइक 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 पछे 15। तो हमारा ये जो मिट्टी का तेल है ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। और ये पेट्रोल कितना बढ़ा, तो पेट्रोल बढ़ा 7 यूनिट। अब आप बताइए 12 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 20। अब अगर 65 में 20 से भाग करें तो आएगा 1 यूनिट का वैल्यू 65/20। तो पूछा क्या 7 यूनिट का बता दीजिए हमें, तो 7 गुणा 65/20, 5 13वां और 5 चौका, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 7 गुणा 65/20। आप चाहें तो अंश और हर में 5 से गुणा करके 100 बना लें,
ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सीधा इसको काट के 10 बना ले, नहीं तो डायरेक्ट भाग दें। 5 13वां और 5 चौका 20, 13 7 91 बट्टा 4, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, अगेन 4 दूनी 8, 11, ठीक है। फिर 4 दूनी 22 दशमलव समथिंग आएगा, 22 दशमलव क्या आएगा बच्चे, 22.75। तो कितना लीटर हमें मिलाना होगा, तो 22.75 लीटर हमें मिलाना होगा। चलिए, तो इसको मिलाने, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और छोटा होगा, ठीक है, सब प्रैक्टिस पर निर्भर है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है, अगर हम यहाँ पर लिखें हमारी संख्या a 18 से विभाज्य है, अन्य संख्या b जो है ये संख्या हमारी 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं या k ले लेते हैं। तो a का वैल्यू हो जाएगा 18x और b का वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं y, b का वैल्यू हो जाएगा 12y। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला, यानी 18x का स्क्वायर माइनस 12y का स्क्वायर। अगर हम करें तो 324x स्क्वायर माइनस 144y स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से अगर कॉमन निकालें तो 36 कॉमन हो जाएगा। जो कॉमन है वही आंसर है, जो कॉमन है उसी से तो कटेगी, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और 9 मरतबे यानी कि 9x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो यह संख्या किससे भाज्य है, यह संख्या 36 से पूरी भाज्य है। जो कॉमन आएगा वही तो आंसर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 36 मौजूद है, 36 मौजूद है तो 36 से पूरी कटेगी, और नहीं तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से पूरी कटेगी। तो अगर 36 इसमें मौजूद है तो 36 से ही कटेगी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है ना। a में 18 से भाग देंगे तो आएगा रिजल्ट x, b में 12 से y भाग देंगे तो आएगा y, a का वैल्यू 18x, b का वैल्यू 12y। आप कर दें, k भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला आपका, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए फ्रैक्शन निकालिए इसका। 40% का फ्रैक्शन होता है बट्टे 2, देखो 2/5, अगर कम किया तो 3 रह गया। तो कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए कार की चाल पहले थी 5, अब घटकर हो गई 3, तो अभी उतना लाने के लिए हमें कितनी वृद्धि करनी होगी, 2 यूनिट की वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि तो कम पर ही होगा ना, वृद्धि किस पर होगा, प्रतिशत वृद्धि जो कम है उसी पर, और कितना 2 यूनिट। तो 2/3 गुणा 100। तो आपको पता है कि 1/3 33.1/3 होता है, और 2/3 यानी कि 66 पूर्णांक क्या आएगा, 66.2/3% है ना। क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कुल मिला के आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो दौड़ने का अभ्यास करता है, क्लियर, दूरी के पहले आधे हिस्से को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधे को, देख लीजिए, मान लीजिए कि ये उसकी डिस्टेंस है, दूरी है, पहले आधे को 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधे को कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब वो चाहता है कि भई हम औसत चाल निकालें। तो मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था, या इसमें देख लें, औसत चाल क्या होगी, 2xy बटा x प्लस वाई। जब भी 2 चाल होंगी तो 2xy बटा x प्लस वाई ही करेंगे, ठीक है। x का मतलब पहली चाल, x का मतलब पहली चाल, y का मतलब दूसरी चाल, x का मतलब 4 और y का मतलब 6, यानी 2 × 4 × 6 बाई, है ना, 10। अगर भाग दें तो 4 × 24, 24 दूनी 48/10, यानी 4.8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये औसत चाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, औसत चाल में आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर 2 है, अगर 2 ही चाल है,
तो 2xy बटा x प्लस वाई कर लेना अगर 2 चाल है। अगर 3 चाल है तो 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx कर लेना, इसको याद रखना। और अगर अलग अलग चाल है तो अलग अलग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे कुल दूरी बटा समय। तो समय होना चाहिए और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 बातें याद रखेंगे। चलिए अगला हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला, प्रश्न जो है वो बेलन से है, सिलेंडर से। तो बेलन तो आप जानते हैं, बेलन क्या होता है। देखिए ये शेप जो है आपका सिलेंडर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल अगर हम बात करें तो ये बेलन है जिसमें क्या होती है, ऊंचाई होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 91 मीटर और 2.5 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना क्या है ये बताना है। तो इस बेलन का अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRH, यानी 2 तो होगा, पाई के जगह क्या होगा 22/7, आर के जगह 91 और h के जगह 2.5। अगर इसको काटें तो ये 13 से कटेगा, इसका दशमलव हटा दें तो बट्टा में 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो गया। यानी हमें गुणा करना है, हमें गुणा करना है 22 गुणा 13 गुणा 5, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 5 से करें तो 5 × 31, 5 × 8 40 और 3 43, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो बच्चे ये क्या आएगा आपका 1430 मीटर स्क्वायर। अब आपको ना ऑप्शन चेक कर लेना है कि 1430 किस में दिया है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1430 दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1430। लेकिन आपसे क्या बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बोला आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये फॉर्मूला ये सब याद रख लें आप। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × h + r, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो आप इस पर आगे निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन निकालने की इस प्रश्न में तो जरूरत नहीं है क्योंकि 1430 से ही क्लियर हो गया, आगे यही आने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं इसको, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 91 है, 91, और यहाँ पर ऊंचाई है आपका 2.5 और त्रिज्या है 91, तो ये हो जाएगा 93.5। 7 से काटें तो ये कटेगा 13 मरतबे, यानी गुणा करना है 2 गुणा 13 गुणा 93.5, तो आंसर तो यही आएगा 53,482, 53,482 मीटर स्क्वायर, ये दोनों आएंगे। तो बच्चे आगे बढ़ा जाए। तो ये आपका मेंसुरेशन का प्रश्न है, ठीक है, और वीडियो एकदम लास्ट तक देखिए। देखो आपको पढ़ने का फायदा तब होगा ना जब बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखेंगे, एकदम लास्ट तक देखें, धैर्य से देखें और उसको बनाएं। एक बार देखें, फिर सीखें, फिर क्वेश्चन को खुद हल करें और बार बार इसको बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये आपका एकदम प्रीवियस ईयर जो 2023 में हुआ था जीडी का, वही प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला, देखिए अगला प्रश्न बोला, एक छाता 80 रुपए में खरीदा जाता है और 68 में बेचा जाता है। तो मान लीजिए सीपी उसकी होगी 80 और एसपी क्या हो जाएगी उसकी 60, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ 20 रुपए। परसेंटेज प्रॉफिट देखिए, सॉरी 68 में बेचा जाता है ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, खरीदा गया 80 में और बेचा गया 68 में, तो इसे लॉस हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, और कितने का हानि हो रहा है, ठीक है 12 रुपए का हानि हो रहा है। तो परसेंटेज अगर हम लॉस की बात करें तो ये हो जाएगा कुल लॉस इंटू 100/सीपी। सीपी आपको रखना होता है हमेशा, 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 4 तिहाई 12, यानी कितना प्रतिशत की हानि हो गई इसे, तो 15% की हानि हो गई। ठीक है, तो लाभ हानि का प्रश्न बेहद आसान, बेहद आसान, और इस बार भी लाभ हानि और परसेंटेज से प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। सो
आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादा पुराना नहीं, 2022-23 का क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। टीसीएस के प्रश्न है ये। एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसे 10% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी। देखिए, तो अंकित मूल्य हमें निकालना है बच्चे। अंकित मूल्य तो हमें मालूम ही नहीं, एक्स। मान लीजिए कि इस पर 10% छूट दिया तो 90/100, 10% छूट दिया तो 90/100, और छूट देने के बाद ये कितना पड़ा, 1458। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दो, फिर 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 55, 9 छिक्का 54 और 9 दूनी 18, फिर 9 से काटो इसको, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 बटे 72। तो बच्चे अंकित मूल्य यानी कि ये जो आपका एमपी निकल के आएगा एक्स का वैल्यू, वो 18 × 100 कितना आएगा, 1800 रुपया आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कितना आएगा, 1800 रुपया आएगा। क्लियर। चलिए तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो बोला कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है, तो x और y व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू क्या है, 7, और x का वैल्यू क्या है, 27। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x × x1 × y1 बराबर x2 × y2 लिख सकते हैं, और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर y का वैल्यू 21 दिया है। तो हम आराम से लिखेंगे 27 × 7 बराबर x2 हमें निकालना है और y2 का वैल्यू दिया है 21। तो 7 तिया 21 और 3 9 27, यानी x2 का मान कितना आएगा, 9। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। x2 का मान क्या आएगा, 9। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है, बेहद ही नॉर्मल। ये भी प्रश्न काफी नॉर्मल है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या बोला कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो HCF बराबर क्या होता है। देखो HCF बराबर होता है अंशों का HCF बटा में क्या होता है, हरों का LCM, और LCM बराबर क्या होता है, ये होता है अंशों का LCM और बटा हरों का HCF होता है। तो हमें तो HCF निकालना है, और हमने देखा कि ये सभी जो है वो कैसी संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्या है। और याद रखिएगा अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है सदैव। तो HCF अगर निकालेंगे तो इसका मौसा तो 1 होता है, और 4 7 9 12 का LCM निकालें तो 252 होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी आप 4 7 9 और 12 का LCM निकालेंगे, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, सीधा 3 से काटिए, 3 तिहाई 9 और 1, आप गुना करेंगे, आप देखिए 3 चौका 12 और 12 सते 84, 84 तिया क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 बटे 24 और 1 25, यानी कि आंसर क्या बनेगा, 1/252। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। आपको जो आसान लगे और जल्दी निकल जाए आप वैसे ही आप करें। ठीक है, परीक्षा निकालना है तो ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, जो जल्दी हो, फास्ट हो, वही आप काम करें और आंसर निकालें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल ने पहले वर्ष 10% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली। यदि उस उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मूल्य 11,979 है। देखो तो राहुल ने कितनी धनराशि उधार ली, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, देखिए यहाँ पर आपको दे दिया प्रिंसिपल, वर्तमान मूल्य, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, अमाउंट 11,979, आपको दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे 10%, आपको दे दिया टाइम, टाइम कितना दे दिया, 3 वर्ष दे दिया। तो 3 वर्ष में आप क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या आएगा 1/10, और आप इसको लिखेंगे, मान लो 10 था 11 हो गया, क्यूब कर देंगे अगर 3 साल है तो, और नहीं तो ऐसे रख के गुणा करेंगे। तो उसका प्रिंसिपल 1000 है और ये अमाउंट कितना है 1331, और जो अभी निकला वही तो वर्तमान है, और ये जो आपका 1000 यूनिट है ये 10 वर्ष पूर्व का है।
तो 1331 जो है अमाउंट है, और 1331 यूनिट के बराबर ही तो है 11,979 रुपया। क्या ये 9 से कट जाएगा? 9 एकम 9, 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27 और 2 29, 9 एकम 9 और 2 11, बिल्कुल कटेगा। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 9 रुपया हो जाएगा। तो आपसे तो प्रिंसिपल पूछा ना 3 साल पहले का, तो 3 साल पहले यानी कि 9 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 9,000 रुपया आपका आंसर आएगा। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल देख लें, प्रिंसिपल मिसिंग था इसमें, और अमाउंट दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 20 लोगों का औसत भार 75 केजी है। देखिए 20 लोगों का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 20 लोगों का सबसे पहले कुल वजन निकालेंगे। कुल वजन कितना है? ये तो औसत भार है ना, 20 लोगों का 75 किलो औसत वजन, तो 75 दूनी 150 यानी कि 1500 केजी हो गया। ये 20 लोगों का है। इसमें से क्या बोला कि 10 लोगों का औसत भार 70 केजी है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 700 केजी। और 5 लोगों का औसत भार 75 केजी है, 5 पचे 25, 5 सते 35 और 2 37। इन दोनों को जोड़ें, 7 और 3 1075 केजी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को अगर घटा लें 10 5 15, तो अभी कितने आदमी बचे यहाँ पे? तो अभी बचे यहाँ पर कितने आदमी बचे? 5 आदमी। ठीक है, और 5 आदमी का वजन अगर हम इसको घटाएं, 1075 को 1500 में घटाएं, तो ये आएगा 425 केजी। और इसका अगर औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होगा? देखो 425 बटा 5, 5 अठे 40 और 5 पचे 25, कितना? तो 85 केजी हमारा आंसर आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो ये प्रश्न दिया है, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी। तो 8% वृद्धि 8% कमी, जब भी आपको आए ना, जितना परसेंट वृद्धि उतना परसेंट कमी, x% वृद्धि और x% कमी। ठीक है, जब भी आपका आए x% कमी x% वृद्धि, सीधा x स्क्वायर करेंगे। सीधा क्या करेंगे? x स्क्वायर बटा 100, एकदम बिना सोचे। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 8 स्क्वायर बटा 100 और दशमलव बैठा लेंगे, 64 बटा 100, दशमलव बैठाएंगे 0.64%, और हमेशा क्या आएगी? कमी ही आएगी। तो आंसर बनेगा आपका, यही आंसर होगा, 0.64% की कमी, एकदम। ठीक है, चले देखिए, एक चोर जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। इस चोर ने कितनी दूरी तय की? तो चोर की चाल है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यह 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, 15 चौका 60, यानी कि 40 गुना 4 पचे 20 और 1 21 बटा 4, काटो 10 मतलब। तो बच्चे ये कितना आएगा? 210 किलोमीटर। यहां कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, कितना आएगा? 210 किलोमीटर डिस्टेंस है। पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी, देखो 210 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें, समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो पुलिस को लगने वाला टाइम, समय क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पुलिस को लगेगा 5 चौके 20, 4.1 बटा 5 घंटा,
यानी कि अगर जैसे ही हम यहाँ पर 60 से गुणा करें तो 12 मिनट, बोल सकते हैं 4 घंटा और 12 मिनट आपका आंसर बनेगा। 4 घंटा 12 मिनट आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चला जाए आगे। देखिए प्रश्न में क्या बोला, ये आपका टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। बोला ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए, अगर ए की बात करें तो ए 27 ठीक है दिन में, बी जो है इसी काम को कितना 36 दिन में, और सी जो है वो 45 दिन में करता है। तो यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें तो 27, 36 और 45 इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम 504 के आसपास होना चाहिए था। अगर आपको एलसीएम है तो देखो आप कैसे निकालेंगे, 27, 36 और 45, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, ऐसे निकालें। सीधा गुना करें, 5 चौके 20 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 540 है। और ये 27 से कितने मरतबे जाएगा, देखिए 27 दूनी 54, 20 मरतबे, ये इनकी क्या निकल कर आएगी बच्चे, क्षमता। 36 से अगर हम बात करें, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 यानी कि 15, 45 से भाग करें तो देखो 45 से अगर हम काटेंगे तो 45 से कितना मरतबे आएगा, अगर देखो भाग करेंगे हम 45 से कम 45 और 45 दूनी 90 यानी कि 12 मरतबे, इसकी क्षमता 12। तो क्या बोला, तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना, तो काम करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा इनकी कुल क्षमता। 27 और 20 हो जाएगा आपका 47, 27 और 20 हो जाएगा 47, 47 से अगर हम भाग दें तो 11 मरतबे जाएगा 11.23/47, ठीक है, दिन। और जिनको भाग न देने आए वो सीधा क्या करें, एक बार इसको देख लें, 540 में 47 से, 47 से कम 47 जीरो, है ना, 47 एकम 47 अगेन, 10 में से 7 गया 3, 23। तो जो ये आपका भागफल आता है ना, भागफल, ये आपका लिखा जाता है पूर्णांक में, और ये शेषफल अंश और भाजक हर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आंसर बनेगा 11.23/47। देखिए, राम अपने कमरे की सभी दीवारों और छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है और उसने अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया। 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने में 4 लीटर पेंट लगते हैं। यानी अगर वो 16 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है तो कितना लीटर पेंट लग रहा है, 4 लीटर। और ऐसे ही 176 लीटर, अगर वो 176 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करें तो कितना लगेगा, तो ये आपके 11 राउंड होगा। और यहाँ भी हम क्या करें, 11 राउंड में क्या आएगा, 44 लीटर। लेकिन देखिए जब 176 मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तब 44 लीटर लगेंगे, लेकिन यहाँ बोला कि 16 मीटर स्क्वायर पेंट करने के बाद, मतलब ये पेंट हो चुका, तो 4 लीटर माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा। यानी आंसर कितना आएगा, 44 माइनस 4 यानी कि 40 लीटर आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई बेलन क्या है, सिलेंडर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो ये उसकी ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या। तो बेलन का अगर हम बात करें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr × h+r, और बेलन का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh। तो जब हम इनको रेशियो में रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हम रेशियो बट्टा में भी डाल सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा,
बचा क्या, h प्लस आर बटा h। तो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है 20 और ऊंचाई कितना है 50। तो आराम से इसको जोड़ दीजिए, 20 प्लस 50 बटा ऊंचाई कितनी है 50 है, यानी कितना हो जाएगा 70 बटा 50। हम बोल सकते हैं 7:5। आंसर सी, आंसर बनेगा आपका 7:5। ठीक है। तो बेलन का जो भी शंकु बेलन जो है घन घनाभ है उसके फॉर्मूले को 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ए 20 से 3 गुना कुशल कारीगर है। तो अगर हम क्षमता की बात करें, देखिए क्षमता की बात करेंगे तो ए जो है वो 20 से कितना, ए 20 से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया। इसका मतलब क्या है कि ए अपना करता है 3 काम और बी करता है 1 काम, यानी कि दोनों एक साथ आएंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, दोनों आएंगे तो एक साथ आएंगे तो 2 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। 2 दिन में 4 यूनिट काम होगा। और काम करना कितने दिन में है 24। तो हमने देखा कि भाई 24 का राउंड क्या लगेगा बच्चे, तो 24 का राउंड लगेगा 12। यहाँ पर 12 से गुना करें तो 12 चौक 48, यही हमारा हो जाएगा कुल कार्य 48। कह रहे हैं कि बताइए ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ठीक है। अब बात आती है कि ए को लगा समय, अगर अकेला करेगा तो उससे समय कितना लगेगा, तो 48 कुल कार्य बटा ए की क्षमता, और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3, यानी कितने दिन लगेंगे ए को, तो 16 दिन लगेंगे बच्चे। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ए को 16 दिन लगेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो ये आपका 20 प्रश्न हो गए और इन 20 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी, ये चौथा आपका PY क्यू क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा SSC GD के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें निरंतर। ठीक है। मैथ का सेट लगाते रहें और चैप्टर वाइज भी मैथ पढ़ेंगे आप हमारे ही चैनल पर। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।